Welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain fourth chapter of class 9th UP and CBSE board. Name of the book is Beehive and the name of chapter is A Truly Beautiful Mind. Students, आज हम यूपी और सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 9 की बीहाइव नामक बुक की फोर्थ चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में एक अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के जो वैज्ञानिक हैं उनके बारे में डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। डिटेल में उनके बारे में बताया गया है, उनकी अर्ली लाइफ से लेकर के और उनकी सारी जो उन्होंने अचीवमेंट्स किए हैं उनके बारे में डिटेल में बताया गया। और कुछ चीज़ें इस चैप्टर में ऐसी भी एक्सप्लेन की गई हैं जो आपके लिए बिल्कुल अनयूजुअल हैं, यानी जिनके बारे में आपने पहले कभी ना पढ़ा होगा ना कुछ सुना होगा। इस तरह की बातें भी इस चैप्टर में आपके सामने रिवील की गई हैं, एक्सप्लेन की गई है। स्टूडेंट्स, गला फिर से साथ नहीं दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आपके सामने मैं रख रहा हूँ। थोड़ी सी आवाज़ असामान्य सी है, फिर भी आपके सामने हिंदी और अंग्रेजी में पैराग्राफ वाइज लाइन टू लाइन संपूर्ण व्याख्या चैप्टर की। चैप्टर का नाम है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। स्टूडेंट्स, चैप्टर में अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पिक्चर है उनकी। स्टूडेंट्स, इनकी यूथ की भी पिक्चर्स हैं, लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं है। ये ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर उनकी पिक्चर रही है। और जब भी हम कहीं भी आइंस्टीन के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उनकी यही पिक्चर ज़्यादा पॉपुलर रही है। उनका जन्म 14 मार्च को 1879 को ओल्म जर्मनी में हुआ था। 14 मार्च 1879 को और 18 अप्रैल 1955 में उनकी डेथ हो गई थी, उनका देहावसान हो गया था। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। बिफोर यू रीड, हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? जब आप जीनियस के बारे में सुनते हैं तो आप क्या सोचते हैं? हु इज़ जीनियस? कौन होता है जीनियस? जीनियस का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अंदर विलक्षण प्रतिभा होती है। व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक ए जीनियस हैज़? आप क्या समझते हैं कि एक जीनियस के अंदर किस तरह की क्वालिटीज़, किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? वी शैल नाउ रीड अबाउट ए यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाई स्टॉर्म अबाउट 100 years ago। हम जो हैं, वी शैल नाउ रीड अबाउट ए यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years ago, जिसने 100 years ago 100 साल पहले टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। इन द समर ऑफ 1905 द 26-year-old पब्लिश्ड इन ए क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स अबाउट लाइट। लाइट के बारे में, जब 26 साल की उनकी आयु थी 1905 में, लाइट के बारे में उन्होंने क्विक सक्सेशन में 4 पेपर्स में कुछ चीज़ें छपवाई थी। द मोशन ऑफ पार्टिकल, और वो क्या थी? पहला था मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी एक साइंस की थ्योरी थी, एक साइंस का फॉर्मूला था जो पब्लिश हुआ था उनका। दूसरा द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़, मूविंग बॉडीज़ का इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड एनर्जी, और उनका जो दूसरा था वो सब्जेक्ट क्या था? एनर्जी। हिज वर्क टुक अप ओनली ए फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स। उनका जो कार्य था वो केवल कुछ ही पेपर में आ गया था। बट चेंज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस। लेकिन स्पेस के बारे में, जर्नल्स के बारे में, स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में, और जो एंटायर कॉस्मोस था उसको उन्होंने पूर्ण रूप से चेंज कर दिया था। यानी जर्नल, उनकी जो चीज़ें छपी थी वो तो कुछ ही पेपर में छपी थी, लेकिन उनकी जो थ्योरी थी उसने स्पेस और टाइम के बारे में पूरा जो कॉस्मोस था उसको हमेशा के लिए चेंज कर दिया था।
and transformed the name Einstein into a synonyms of genius. और जो आइंस्टीन नाम का नेम था वो किस में चेंज हो गया था? सिनोनिम ऑफ जीनियस के रूप में परिवर्तित हो गया था। यानी आइंस्टीन एक ऐसा नाम था जिसको विलक्षण प्रतिभा का स्वामी माना जाता था। 50 years आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के 50 वर्ष बाद, अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल लिव। और अभी भी उसकी डेथ के 50 साल बाद भी जो आइंस्टीन का जीनियस है वो अभी भी विद्यमान है। देखते हैं स्टूडेंट्स, पैराग्राफ वाइज, लाइन टू लाइन, डिटेल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। फर्स्ट पैराग्राफ में, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न इन ऑन 14 मार्च 1879 द जर्मन सिटी ऑफ होर्न। जैसा कि मैं पहले बता चुका, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1979 को जर्मन के एक शहर में हुआ था, उर्म नामक शहर में। विदाउट एनी इंडिकेशन, और बिना किसी इंडिकेशन के, बिना किसी सूचना के, दैट ही डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस, कि उसका जन्म ग्रेटनेस के लिए हुआ था, बिना किसी संकेत के, बिना कोई इंडिकेशन दिए उनका जन्म हुआ था। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो विलक्षण प्रतिभा के होते हैं स्वामी, उनका जन्म जो होता है वो कोई इंडिकेशन देता है, लेकिन इनके जन्म के समय कोई इंडिकेशन नहीं था। ऑन द कॉन्ट्ररी, और इसके विपरीत पल के क्या था? ऑन द कॉन्ट्ररी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज ए फ्रीक। बल्कि क्या हो रहा था? ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, हिज मदर थॉट, उसकी माता सोचती थी, अल्बर्ट वाज ए फ्रीक, कि अल्बर्ट एक फ्रीक है। फ्रीक का मतलब होता है, फ्रीक जो होता है, ए वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट ए पर्सन हु इज अनयूजुअल एंड डज नॉट बिहेव, लुक और थिंक लाइक अदर्स। यानी ऐसा मानना, फ्रीक का मतलब हुआ ऐसा मान, यानी ऐसा बच्चा जो सामान्य से थोड़ा सा हट करके था, या हम ये कहेंगे वीक था, कमज़ोर था। तो इस तरह उसकी मदर ये सोचती थी कि उसका बच्चा सामान्य नहीं है, यानी अल्बर्ट सामान्य नहीं है, बल्कि वो थोड़ा सा दूसरे बच्चों के मुकाबले कमज़ोर है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। क्या लगता था उसको? उसकी मदर को लगता था कि उसका जो सिर है वो दूसरे बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा है, मच लार्ज है। एट द एज ऑफ 2.5, और जब उसकी एज कितनी थी? 2.5, यानी 2.5 वर्ष की जब आयु थी, आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग। आइंस्टीन अभी भी बात नहीं करता था, यानी 2.5 वर्ष की आयु तक भी वो बोल नहीं पाता था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और जब उसको बोलना सिखाया गया, ही अटर्ड ओनली एवरीथिंग ट्वाइस, वो हर चीज़ को क्या करता था? 2 बार बोलता था। यानी जब उसको बोलना सिखाया गया, उसको बताया गया, सिखाया गया, और जब उसने बोलना सीख लिया तो हर चीज़ को 2 बार बोलता था, ट्वाइस बोलता था। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टीन को ये भी पता नहीं था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या किया जाता है। एंड हिज प्लेमेट्स, और अपने उसके जो प्लेमेट्स होते हैं, जो साथ खेलने वाले होते हैं, कॉल्ड हिम ब्रोदर बोरिंग। क्या कहते थे उसको? ब्रोदर बोरिंग। चूँकि उसका बिहेवियर जो था वो एबनॉर्मल था, वो अपने साथियों के साथ, अपने जिनके साथ वो खेलता था बच्चों के साथ, वो नॉर्मल नहीं था, इसलिए जो उसके साथ खेलने वाले बच्चे थे वो उसको ब्रदर बोरिंग कहते थे। ब्रदर बोरिंग का मतलब ऐसा बच्चा जिसके साथ खेलने में उनको मज़ा नहीं आता था, जिसके साथ वो खेलने पर बोर हो जाते थे, क्योंकि उसको पता नहीं था दूसरे बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव करना था। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए जो छोटे बच्चे होते थे वो अपने आप में खेल लेते थे, उसके साथ खेलने की अपेक्षा। क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक कोट दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। ऑटोनो गेवियर, द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, जो हिस्टोरियन ऑफ मैथमेटिक्स है जिनका नाम ऑटोनो गेवियर, उन्होंने टोल्ड ए स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन। बॉय आइंस्टीन के बारे में उन्होंने एक कहानी सुनाई थी। दैट ही कैरेक्टराइज्ड ए लीजेंड, जो उसको कैरेक्टराइज करती थी कि वो लीजेंड, बट लेकिन दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन कैसी लगती थी वो? ऑथेंटिक लगती थी। क्या थी वो? एज ही वाज ए लेट टॉकर, क्योंकि उसने देर से बोलना शुरू किया। हिज पेरेंट्स वर वरीड, इसलिए उसके पेरेंट्स जो थे वो क्या थे? उस बात को लेकर के चिंतित थे, क्योंकि उसने देर से बोलना शुरू किया था। और एट लास्ट, अंत में क्या हुआ? एट द सपर टेबल वन नाइट, एक दिन जब वो रात्रि का भोजन कर रहे थे, सपर का मतलब होता है स्टूडेंट्स डिनर, तो खाने के टाइम डिनर में क्या होता है? ही ब्रोक हिज स्लाइस टू से, ही ब्रोक हिज स्लाइस टू से, क्या कहा उसने? द सूप इज टू हॉट। जैसे उसने खाना खाया और वो उसको गर्म लगा तो क्या बोलता है वो? द सूप इज टू हॉट, कि सूप बहुत तेज गर्म है।
ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स, और ऐसा सुन करके उसके पेरेंट्स को रिलीफ महसूस हुआ। आस्क्ड, और उन्होंने पूछा, ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, उसने कहा कि आज आपने पूरा सेंटेंस, ऐसा होता है ना स्टूडेंट्स, कभी भी बच्चा एकदम सेंटेंस नहीं बोलता, धीरे धीरे वर्ड्स बोलता है, वर्ड्स बोलते बोलते वो सेंटेंस पे आता है। लेकिन इस बच्चे ने, जो कि बोलता ही नहीं था पहले, कभी नहीं बोलता था, उसने सीधा ये कहा द सूप इज टू हॉट, यानी पूरा सेंटेंस बोला। तो सरप्राइज हुए, कहाँ तो वो वरीड थे, चिंतित थे कि पता नहीं बच्चा बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा, और कहाँ वो उसके इस सेंटेंस को सुन करके रिलीफ तो उन्होंने महसूस किया, और साथ ही साथ वो सरप्राइज भी थे। उन्होंने पूछा कि भाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, कि पहले आपने कभी भी एक शब्द नहीं कहा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, अल्बर्ट रिप्लाइड, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या उत्तर दिया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, क्योंकि अब से पहले कोई भी चीज़ सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, तो उसको कोई भी कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसने कहा जब कोई चीज़ सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी, मुझे कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए मैंने कोई भी वर्ड नहीं बोला, और आज मुझे बोलने की आवश्यकता पड़ी इसलिए मैंने कहा। और वो क्या सेंटेंस था कि द सूप इज़ टू हॉट। इसलिए बच्चे क्या करते थे स्टूडेंट्स, बच्चे आपस में खेलते रहते थे, उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसको ब्रदर बोरिंग कहते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, जो बच्चे टॉयज से खेलते हैं तो उसको विशेष रूप से कौन से टॉयज पसंद थे, जो मैकेनिकल थे। मैकेनिकल का मतलब जो मशीनों से संबंधित थे। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर, जब उसकी न्यूबॉर्न सिस्टर पैदा होती है तो उसको देखते हुए, माजा उसका नाम था, ही सेड टू हैव सेड, उसने क्या कहा, फाइन, बट वेयर आर हर व्हील्स, उसने कहा बहुत अच्छी, बच्चों को देख करके कहते हैं फाइन, अच्छी बात है, लेकिन उसने पूछा बट वेयर आर हर व्हील्स, उसके व्हील्स कहाँ हैं। व्हील्स का मतलब बच्चे के पहिए कहाँ हैं। जैसे मैकेनिकल टॉयज में पहिए होते थे, तो यानी उस अपनी सिस्टर को भी देख करके वो उसको भी एक मैकेनिकल टॉयज के रूप में ले रहा है, और उसको पूछ रहा है कि अच्छी बात है, अच्छा है, फाइन, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं। देखते हैं स्टूडेंट थर्ड पैराग्राफ। ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज ए प्रोफेशन वुड नॉट मैटर। जो एक हेडमास्टर था, एक बार उसने कहा था, ए हेडमास्टर वंस टोल्ड, उसने एक बार कहा था, हिज फादर, उसके फादर को, आइंस्टीन के फादर को, दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज ए प्रोफेशन, के प्रोफेशन यानी एक पेशे के रूप में आइंस्टीन कुछ भी चुन ले, वुड नॉट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने प्रोफेशन के लिए क्या चुना, बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि उसको सफलता कभी भी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वो स्लो लर्नर था, उसका ध्यान पढ़ाई में कम होता था। तो उसके हेडमास्टर ने कहा था कि चाहे कोई भी प्रोफेशन चुने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। क्या होता है स्टूडेंट्स, आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन, उसने वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया था एट द एज ऑफ 6, उसकी एज केवल कितनी थी, 6, यानी आइंस्टीन जब 6 साल के थे तब उन्होंने वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया था। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ भी उसको चाहती थी कि ये वायलिन बजाना सीख ले। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, और बाद में क्या हुआ, वायलिनिस्ट यानी वायलिन बजाने वाला एक गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट बना वो। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और फिर पूरी लाइफ उसने इस स्किल को बनाए रखा, यानी अपने जो वायलिन बजाने की कला थी, जो कुशलता थी, जो दक्षता थी, उसको उसने पूरे जीवन बनाए रखा, यानी पूरे जीवन वो वायलिन बजाता रहा, जब भी टाइम मिलता था तभी वो वायलिन बजाता था। फोर्थ पैराग्राफ में स्टूडेंट्स, बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड पीपल, लेकिन जो बातें आपने पढ़ी हैं वो सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन जो था वो बैड पीपल नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वो म्यूनिक में हाई स्कूल में गया, यानी पढ़ने के लिए। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, वहाँ म्यूनिक में वो पढ़ने के लिए गया हाई स्कूल में। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड, जहाँ आइंस्टीन की फैमिली को मूव करना पड़ा व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जब वो 15 महीने का था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और लगभग हर सब्जेक्ट में उसके अच्छे मार्क्स आए थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंट्स, लेकिन आइंस्टीन जो था वो स्कूल की रेजिमेंट्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स डिसिप्लिन, तो स्कूल के जो डिसिप्लिन को वो पसंद नहीं होता था, किसको, आइंस्टीन को। एंड ऑफन क्लैश विद हिज टीचर्स, और अक्सर उसके टीचर्स के साथ क्लैश होता था, क्योंकि टीचर्स क्या होते थे, टीचर्स अभी भी देखें स्टूडेंट्स, टीचर बच्चों को पसंद नहीं आते, क्योंकि टीचर्स क्या करते हैं,
बच्चे को डिसिप्लिन में रहना, दंगा करने से रोकते हैं, बार बार टोकते हैं कुछ भी करने से यदि वो पढ़ाई के अलावा कुछ कर रहा होता है। और दूसरा, पढ़ने के लिए कहते हैं, अपना होमवर्क पूरा करने के लिए कहते हैं। तो ये सब चीज़ें उसको पसंद नहीं थी, इसलिए वो क्लैश करता था टीचर्स के साथ, और स्कूल रेजिमेंटेशन उसको पसंद नहीं था। एट द एज ऑफ 15 क्या हुआ स्टूडेंट्स? 15 की जो एज में आइंस्टीन फेल्ट, क्या आइंस्टीन महसूस करता है? आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। तो उसने इतना स्टिफल का मतलब सफोकेशन, यानी घुटन, एक तरह से बोरिंग, उसने नीरस सा, उबाऊ सा महसूस किया, ऐसी सफोकेशन सी उसने, घुटन सी महसूस की, दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, कि उसने स्कूल को ही छोड़ दिया, क्योंकि स्कूल में उसका मन नहीं लगता था, स्कूल में उसको घुटन होती थी, स्कूल में डिसिप्लिन पसंद था, वो चीज़ सब उसको अच्छी नहीं लगती थी, वो लाइक नहीं करता था इनको, इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, इससे पहले साल जो अल्बर्ट के पेरेंट्स थे वो मिलान को मूव करना पड़ा था, उनको जाना पड़ा था, एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को किसके पास छोड़ दिया? रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, एक लंबे डिस्कशन के बाद, आइंस्टीन गोट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। आइंस्टीन ने अपनी इच्छा प्रकट की कि वो अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू करना चाहता था, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहता था इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड यानी जहाँ जर्मन बोली जाती थी स्विट्जरलैंड के, इन ए सिटी, एक ऐसे शहर में विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक, जो म्यूनिक से अधिक लिबरल था, जहाँ अधिक लिबरल का मतलब उदार लोग रहते थे, यानी विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट अदर ओपिनियंस, यानी दूसरों की जो ओपिनियंस थी उसकी भी वो रेस्पेक्ट करते थे। तो जहाँ लिबरल कहा जाता है म्यूनिक के बजाय स्विट्ज़रलैंड को, तो वो स्विट्ज़रलैंड के किसी सिटी में जहाँ जर्मन स्पीकिंग है, वहाँ वो चाहता था कि वहाँ उसकी एजुकेशन पूरी हो, वो कंटिन्यू करे एजुकेशन को। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, आइंस्टीन जो मैथमेटिक्स में हाईली गिफ्टेड था, यानी मैथमेटिक्स उसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और फिजिक्स में भी उसकी रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल पूरा करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन जूरिक, उसने जूरिक में एक यूनिवर्सिटी में स्टडी करने का डिसीजन लिया। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन, लेकिन साइंस ही केवल एक वो चीज़ नहीं थी जो उस डैशिंग यंग मैन को अपील करती थी। विद द वायरलेस मोस्टैक, जिसके वायरलेस मोस्टैक थी, यानी लंबी लंबी वो बड़ी बड़ी सी मूछें रखता था। केवल साइंस ही वो नहीं थी कि जो साइंस और मैथ ही उसको पसंद नहीं थे। ही आल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट, जो उसकी एक साथी स्टूडेंट थी, उसके साथ भी उसमें भी स्पेशल इंटरेस्ट था, जिसका नाम था मिलेवा मैरिक। मिलेवा मैरिक में उसे इंटरेस्ट था, यानी उसको केवल मैथमेटिक्स और साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, अपने सहपाठिनी में भी इंटरेस्ट था। हुम ही फाउंड टू बी ए क्लेवर क्रिएचर, जिसको वो क्या पता था कि ये क्लेवर क्रिएचर है। दिस यंग सर्प हैड कम टू स्विट्जरलैंड, ये लड़की स्विट्जरलैंड आई थी, बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, क्योंकि जो ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी थी वही यूरोप की कुछ ऐसी जगह में थी, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में थी, वेयर वोमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ वोमेन गेट डिग्रीज, यानी महिला अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती थी। यानी लड़कियों को पढ़ने के लिए उस टाइम यूरोप में भी हर जगह आज़ादी नहीं थी। कुछ यूनिवर्सिटी थी, उनमें से एक ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी थी जहाँ महिलाएं अपनी डिग्री पूरा कर सकती थी। तो वहाँ वो आई थी स्विट्ज़रलैंड में अपनी एजुकेशन पूरा करने के लिए। आइंस्टीन साइन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिंट्रीज, आइंस्टीन ने उसके अंदर क्या देखा? एन एली अगेंस्ट द फिलिंट्रीज, या फिलिस्टीनीज जो थी उसके अगेंस्ट उसने उसको देखा। दोज पीपल इन हिज फैमिली, जो उसके परिवार के लोग थे, एंड एट द यूनिवर्सिटी, और जो यूनिवर्सिटी में थे, विद हुम ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, जिनके साथ वो अक्सर क्या थी? ऑड्स थी। द कपल फेल इन लव, चूँकि दोनों की एक तरह से जो अंडरस्टैंडिंग थी वो अच्छी थी, इसलिए वो कपल फेल इन लव, दोनों को प्यार हो गया। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन, उनके बीच में लेटर्स वगैरह जो थे वो सर्वाइव होते थे।
इन विच दे पुट देयर अफेक्शन, जिसमें वो अपना प्रेम प्यार प्रकट करते थे, इनटू वर्ड्स, और उसको शब्दों में प्रकट करते थे। मिक्सिंग सेंटेंसेस विद टेंडरनेस, और टेंडरनेस के सेंटेंस रोट यूरोप आइंस्टीन ने एक बार क्या लिखा था, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। तो एक बार आइंस्टीन ने लिखा था हाउ हैप्पी एंड प्राउड, कि मुझे कितना गर्व होगा और मैं कितना खुश हूँगा। आई शैल बी, मैं हूँगा, व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी, जब हम रिलेटिविटी पे दोनों मिलकर के काम करेंगे, टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन, और विक्टोरियस कंक्लूजन पर इसको ले करके जाएंगे। इट मीन्स हम यानी इसको कंक्लूजन का मतलब होता है, विक्टोरियस कंक्लूजन का मतलब हम इसको फ्रूटफुल रूप से पूरा करेंगे, यानी हम इसको पूरा करेंगे और वो भी विक्टोरियस, विक्टोरियस का मतलब सफलतापूर्वक। जब हम सफलतापूर्वक इसको कंक्लूड कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं बहुत खुश होऊंगा और बहुत गर्व भी मुझे होगा। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, जब 21 वर्ष की आयु थी, 1900 वर्ष में, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अल्बर्ट आइंस्टीन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गया था एंड अनएम्प्लॉयड, लेकिन क्या था वो, अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड का मतलब उसके पास कोई रोजगार नहीं था, वो बेरोजगार था। ही वर्क एज ए टीचिंग असिस्टेंट, उसने टीचिंग असिस्टेंट के रूप में कार्य किया। गेव प्राइवेट लेसन, और प्राइवेट लेसन उसने दिए, यानी प्राइवेट रूप में उसने पढ़ाया। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, और 1902 में टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में उसे एक जॉब मिल गई, उसको एक नौकरी मिल जाती है टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में। कहाँ, इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, बर्न की पेटेंट ऑफिस। पेटेंट ऑफिस स्टूडेंट्स क्या होता है, जब कोई भी अपनी चीज को पेटेंट कराता है, पेटेंट का मतलब अपना अधिकार रूप उस पर करता है कि ये चीज़ मेरी है, इस पर मेरा पेटेंट है और इस पर मेरे सर्वाधिकार है, यानी कोई दूसरा इस पर अपना दावा करने से पहले वो अपना पेटेंट उस पर हासिल करता है। तो पेटेंट ऑफिस में बर्न में जब उसको एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिल जाती है 1902 में, तो क्या होता है, वाइल ही वाज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, जब वो दूसरे लोगों की इन्वेंशन में असेसिंग करता था, यानी सहायता प्रदान करते थे टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में, आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। तो साथ ही साथ वो जो अपने आइडियाज थे, अपने विचार थे, उनको भी वो सीक्रेसी के साथ डेवलपिंग कर रहे थे, यानी दूसरों की जो इन्वेंशन थे, दूसरों की जो खोज थी, दूसरों की जो आविष्कार थे, वो तो पेटेंट ऑफिस में आने आने होते थे। तो उनको असेसिंग करते करते अल्बर्ट आइंस्टीन अपने भी आइडियाज़ को डेवलपर कर रहे थे सीक्रेट के साथ, यानी चुपचाप। He said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। और क्या कहते हैं, he said to have jokingly, मजाक में क्या कहते थे, called his desk drawer, कि वो डेस्क ड्रावर था, at work the Bureau of Theoretical Physics, क्योंकि theoretical physics के रूप में वो अपने आइडियाज़ एकत्रित कर रहे थे और धीरे धीरे वो भी अपनी इन्वेंशन की तरफ बढ़ रहे थे। 10th पैराग्राफ में स्टूडेंट्स, वाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, जब फिजिक्स में वो सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग। तो जो उसकी प्राइवेट लाइफ थी वो अनरेवलिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं असफल होना शुरू हो गई थी, यानी प्रभावित होना शुरू हो गई थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेविया राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। क्या चाहते थे अल्बर्ट आइंस्टीन? अल्बर्ट आइंस्टीन चाहते थे कि वो अपनी आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़, कि अपनी स्टडी को तुरंत पूरा करके वो किससे शादी कर ले, वो शादी कर ले मिलेविया से। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी जो माँ थी इस बात के खिलाफ थी, वो नहीं चाहती थी कि इन दोनों की शादी हो। शी थॉट, वो क्या सोचती थी मदर सोचती थी, मिलेविया हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, वो जो लड़की थी मिलेविया वो अल्बर्ट आइंस्टीन यानी उसके बेटे से 3 साल बड़ी थी, वाज टू ओल्ड फॉर हिम, और वो सोचती थी कि अल्बर्ट आइंस्टीन से 3 साल बड़ी लड़की से वो शादी करना उसके लिए वो सुटेबल उसको नहीं मानती थी। क्योंकि जनरली होता क्या है,
लड़के की एज ज़्यादा होती है, लड़की की कम होती है। लेकिन यहाँ क्या था, इक्वल एज हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ वो ये था कि लड़की की 3 साल ज़्यादा एज थी, इसलिए वो उसको सुटेबल नहीं मानती थी। इसलिए शी वॉज आल्सो बॉदर्ड, वो इस बात को लेकर के भी चिंतित थी, बाय मिलीवाज इंटेलिजेंस, चूँकि मिलेवा भी वो साथ साथ पढ़ते थे तो इंटेलिजेंस भी थी, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमत्ता को लेकर के भी वो चिंतित थी। शी इज़ ए बुक लाइक यू, और क्या कहती थी, शी इज़ ए बुक लाइक यू, क्योंकि वो भी दोनों, देखिए आइंस्टीन तो हर टाइम किताबों में खपा रखता था अपने आप को, लेकिन मिलीविया भी इंटेलिजेंट थी, उसकी बुद्धिमत्ता के कारण भी वो चिंतित थी कि वो भी अपने आप को किताबों में ही हर समय खपाए रहती है। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा कि शी इज बुक लाइक यू, जिस तरह से तुम एक किताब के रूप में हो, इसी तरह से मिलीवा भी लगभग एक किताब है, इसलिए तुम दोनों एक तरह के हो जाओगे। इसलिए मैं वो अपनी चिंता प्रकट करती थी कि तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, अब चूंकि मदर की बात थी, आर्ग्यूमेंट थी, तो क्या किया आइंस्टीन ने, अपनी शादी को ऑफ कर दिया, यानी कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। क्या हुआ, द पेयर फाइनली मैरिड एट जनवरी 1903, आखिर में इस कपल ने जनवरी 1903 में शादी कर ली, एंड हैड 2 सन्स, उनके 2 बेटे भी हुए। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ साल बाद, द मैरिज फाल्टर्ड, लेकिन क्या हुआ, कुछ सालों बाद ही जो शादी थी वो फाल्टर्ड का मतलब असफल हो गई, कमज़ोर पड़ गई, यानी उनका जो रिश्ता था वो कमज़ोर पड़ गया। मिलीवा मीनवाइल, और इसी बीच मिलीवा जो थी, इसी बीच क्या हुआ, मीनवाइल मीन्स इसी दौरान, लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस, उसकी जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस थी वो लूजिंग कर गई, एंड बिकम अन अनहैप्पी हाउस वाइफ। और वो देखिए, जब महत्वाकांक्षा किसी की होती है और वो पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है क्रिएट। अब यहाँ भी यही हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो एम्बिशियस थी, उसका हाउसवाइफ के रूप में वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं वो अनहैप्पी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, तो उनके बीच में लड़ाई झगड़ा रहने लगा, और लगातार लड़ाई झगड़े के बाद द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1919। क्या हुआ, 1919 यानी 1919 में लगातार उनके बीच में लड़ाई झगड़ा रहने लगा, तो 1919 में उन्होंने डाइवोर्स ले लिया, तलाक ले लिया, एक दूसरे से अलग रहने लगे। यानी जनवरी 1903 को उनकी, यानी जनवरी 1903 को उनकी शादी हुई थी, और 1919 यानी केवल 16 साल की वैवाहिक जीवन के बाद उन्होंने क्या किया, डाइवोर्स ले लिया, तलाक ले लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और आइंस्टीन ने उसी साल अपनी कजिन यानी अपनी चचेरी बहन एल्सा के साथ शादी कर ली। स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए थोड़ा सा ओड हो सकता है, लेकिन यूरोप में इस तरह की चीज़ें ओड नहीं होती। यहाँ हमारी कजिन जो होती है, हमारी सिस्टर होती है, हमारा भाई होता है, हमारी बहन होती है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ कज़न भी आपस में शादी कर सकते हैं, यूरोप में ये सामान्य बात है। हमारी कल्चर के हिसाब से, हमारी संस्कृति के हिसाब से ये एबनॉर्मल है, और इसमें इसको सही नहीं माना जाता है, लेकिन यूरोप में ऐसा ये सामान्य बात है। इसलिए उसने उसी साल अपनी कज़िन एल्सा के साथ शादी कर ली। आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame in 1915। जो आइंस्टीन का न्यू पर्सनल चैप्टर था वो कब कंसाइडेड हुआ, हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, जब वो विश्व प्रसिद्धि प्राप्त की उसने, तो वहाँ से उसका पर्सनल चैप्टर कंसाइडेड होता है। इन 1915 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या हुआ स्टूडेंट्स, 1915 में उसने अपनी जर्नल में अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश कराया। ये एक उनकी खोज थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। और इस थ्योरी से ग्रेविटी की, गुरुत्वाकर्षण की एक नई इंटरप्रिटेशन हुई, एक नई व्याख्या हुई। एन एलिक्स ऑफ सन इन 1919, और 1919 में जो एन एलिक्स ऑफ द सन यानी सूर्य ग्रहण ब्रोट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट, उसने इस बात को साबित किया कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन की थी, जो उन्होंने पब्लिश कराई थी 1915 में, वो बिल्कुल एक्यूरेट थी। आइंस्टीन हैड
correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. आइंस्टीन ने बिल्कुल करेक्टली इस बात को कैलकुलेट किया था एडवांस में, एक्सटेंट विच लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार्स, कि लाइट और स्टार जो के बीच में जो फिक्स है वुड बी डिफ्लेक्टेड, वो डिफ्लेक्ट होते हैं थ्रू द सन्स ग्रेविटेशन फील्ड, जो सूर्य का जो ग्रेविटेशन फील्ड होता है, यानी सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र होता है, वो सन उसमें किस तरह से स्टार्स को डिफ्लेक्ट करता है फिक्स में, तो ये उसे आइंस्टीन ने पहले ही इसको करेक्टली कैलकुलेटेड कर दिया था. द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिलेशन. जो न्यूज़पेपर थे जब उसमें इस बात को पब्लिश किया गया तो उन्होंने ये प्रोक्लेम किया कि हिज वर्क इज़ ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, कि जो आइंस्टीन का कार्य था वो कोई साधारण कार्य नहीं था, बल्कि ये साइंटिफिक रिवोल्यूशन था, विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति थी. आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921. 1921 में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स में. ही वॉज शॉर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. और जैसे 1921 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया तो क्या हुआ उसके बाद, ही वॉज शॉर्ड, बौछार हो पड़ी उस पर, बारिश हो गई ऑनर्स की एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे विश्व से उन पर निमंत्रण आने लगे और पूरा विश्व उनको सम्मानित कर रहा था, यानी सम्मान की और इनविटेशन की बौछार हो गई. एंड लोडेड बाय द प्रेस, और प्रेस में भी वो छाए रहते थे, यानी कभी ऐसा नहीं होता था, कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि न्यूज़पेपर में उनकी पिक्चर नहीं होती थी, कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि न्यूज़पेपर में उनका कोई ना कोई फ़ोटो नहीं छपता था, उनका कोई ना कोई आर्टिकल नहीं छपता था. इसका मतलब क्या, 1921 में जैसे उनको नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ तो पुरस्कार भी और इन्विटेशन भी, यानी वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए थे वो. When the Nazis came to power in Germany in 1933, 1933 में जब नाजीज जर्मन में पावर में आए, सत्ता में आए, क्या हुआ, आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट. तो एमिग्रेटेड मीन्स होता है छोड़कर चला जाना, पलायन कर जाना, यानी प्रवास कर जाना. तो क्या हुआ, आइंस्टीन ने जर्मनी को छोड़ करके यूनाइटेड स्टेट में एमिग्रेट हो गए, यानी छोड़ करके यूनाइटेड स्टेट चले गए, अमेरिका में चले गए. 5 years लेटर, और 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोर. क्या हुआ, 5 years लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन की जो डिस्कवरी हुई बर्लिन में, हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोर. तो क्या हुआ, जो अमेरिका में जैसे इसकी न्यूक्लियर फ्यूजन, देखिए स्टूडेंट्स, 2 तरह की होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन. जो न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फिजन में होता है कि किसी एक बड़ा जो न्यूक्लियस होता है उसको छोटे छोटे न्यूक्लियस में तोड़ देना, और जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसमें छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर के कोई बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं. तो इसको कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन को कहते हैं नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन को कहते हैं नाभिकीय संलयन. तो जब डिस्कवरी हुई नाभिकीय विखंडन की बर्लिन में, तो उससे क्या हुआ, अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोर, अप्रोर का मतलब बहुत अपसेट थे. जो अमेरिकन फिजिस्ट थे वो इसकी जर्मनी की इस खोज से, बर्लिन की इस खोज से बहुत अपसेट थे कि उन्होंने नाभिकीय विखंडन की खोज कर ली थी. मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड फ्रॉम फेंसिस, उनमें से कई सारे फेंसिज्म के साथ कारण फ्लैड कर गए थे. जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसा कि आइंस्टीन बर्लिन को छोड़ करके चला गया था, तो बहुत सारे जो दूसरे और वैज्ञानिक थे वो भी फैसिज्म के कारण, फैसिज्म के कारण का मतलब यानी उनके अंदर एक फैसिज्म था, यानी एक इस तरह से हम कह सकते हैं कि सुपीरियरिटी की उनके अंदर थ्योरी थी. तो अब वो चूँकि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, जो नाजीज थे वो अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर गुजरना चाहते थे. तो जैसे न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई तो जो अमेरिकन जो साइंटिस्ट थे वहाँ के, वो आइंस्टीन की तरह से वो वहाँ से छोड़ करके चले गए थे, क्योंकि वो अपसेट थे इस बात से. एंड नाउ दे वर आफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक, चूँकि जो न्यूक्लियर फिजन है स्टूडेंट्स, उस पर बेस्ड जो आपका एटॉमिक बम है, एटम बम है, वो एटम बम किस पर बेस्ड है, वो न्यूक्लियर फिजन पर बेस्ड है. तो वो इसलिए भयभीत थे कि अब जर्मनी
न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा और न्यूक्लियर बॉम्ब का यदि यूज़ करेगा तो वो विश्व के लिए एक तरह की थ्रेटनिंग होगी। एट द अर्जिंग ऑफ कोलिस और अपनी कोलिग्स की अर्जिंग पर आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को आइंस्टीन ने एक लेटर लिखा। ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वार्न, जिसमें उसने चेतावनी दी, ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, कि इस तरह का ये एक सिंगल बॉम्ब भी यदि हुआ, एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, जिसको पोर्ट में यदि एक्सप्लोड कर दिया, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट ऑफ टुगेदर, वो पूरे पोर्ट को बहुत पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय कर सकता है। सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और उसकी जो चारों तरफ की कुछ और सराउंडिंग टेरिटरी है उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसा एक लेटर उन्होंने अपने कुलीग्स के कहने पर अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को लिखा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। अब जब उसने लिखा तो जो उसके शब्द थे वो अपना प्रभाव छोड़ने में असफल नहीं हुए, उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। क्या हुआ? अमेरिका ने एटॉमिक बम को अपने चुपचाप यानी गुप्त तरीके से, रहस्यमयपूर्ण तरीके से चुपचाप अमेरिका ने एटम बम का जो प्रोजेक्ट था उसको डेवलप कर लिया, तैयार कर लिया। और क्या हुआ? किसी को पता नहीं चलने दिया, एटम बम तैयार कर लिया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी जो जर्मनी के दो शहर थे उन पर एटम बम को यूज कर दिया, गिरा दिया। जहां दूसरों को पता भी नहीं था कि उसने एटम बम बना लिया, उन्होंने चुपचाप, अमेरिका ने एटम बनाया और एटम बम बना करके हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 में वो गिरा दिया। क्या हुआ स्टूडेंट्स? आइंस्टीन वाज डीपली सेकंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। और इससे जो विनाश हुआ, बम गिराने से जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो विनाश हुआ, जो डिस्ट्रक्शन हुआ, उससे क्या हुआ? आइंस्टीन बहुत अधिक मात्रा में डीपली शेकन यानी बहुत अधिक प्रभावित हुए, बहुत अधिक दुखी हुए। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मैसिव, और इस बार उन्होंने पब्लिक मैसिव द यूनाइटेड स्टेट्स नेशंस को, यानी पब्लिक मैसिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स जनता को लिखा गया एक पत्र यूनाइटेड नेशन की। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। और क्या उन्होंने कहा कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए, ऐसा सुझाव दिया, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए यूनाइटेड नेशन में। उन्होंने कहा अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, लेकिन इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले डिकेड में आइंस्टीन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। इसके आने वाले अगले दशक में जो आइंस्टीन थे वो पॉलिटिक्स में और ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डिंग एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। तो उन्होंने जो आगे कार्य किया, आगे चल करके जो पॉलिटिक्स में उन्होंने कार्य किया, वो किसके लिए थे? आर्म्स के लिए नहीं थे, आर्म्स बिल्डिंग अप के लिए थे, बल्कि यूजिंग पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस, कि पीस के लिए, शांति के लिए कैंपेन करने के लिए, और डेमोक्रेसी किस तरह से हो उस पर उन्होंने आगे चल करके कार्य किया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब 76 वर्ष की आयु में 1955 में आइंस्टीन की डेथ हुई, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as scientific genius। तो उसको साइंटिफिक जीनियस के बजाय एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में याद किया गया और उसको विजनरी के रूप में याद किया गया, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा जानता था, जिसको फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा पता हो, जो फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हो, ऐसे व्यक्ति को विजनरी कहा जाता है। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1905 में जो एक फेमस पेपर था आइंस्टीन का, वो क्या थी? वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके बारे में क्या कहा गया था? इस थ्योरी में कहा गया था
कि टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, कि टाइम और डिस्टेंस कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकते थे। इंडीड two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again from a journey if one of them has been moving very fast relative to the other, कि दो घड़ियाँ यदि उनको लेकर के चला जाए और दोनों को अलग अलग स्पीड से लेकर के चला जाए, अगर वापस उसी स्थान पर लाया जाए, तो उसका कहने का मतलब ये था कि उन दोनों का जो समय होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा, सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, ऐसा दावा उन्होंने किया था। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, और इसी बात से जो वर्ल्ड का मोस्ट फेमस फार्मूला था वो डेवलप होकर के आया, विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जिसने मास और एनर्जी के बीच में एक फॉर्मूला डेवलप किया, एक रिलेशनशिप डेवलप किया। और मास और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसको हम बोलते हैं E = mc²। इन दिस मैकेनिकल क्वेश्चन, इस मैथमेटिकल इक्वेशन में E स्टैंड फॉर एनर्जी, E किसके लिए आया स्टूडेंट्स, E स्टैंड फॉर एनर्जी, M फॉर मास, E फॉर एनर्जी, M फॉर मास एंड C फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और जो C आया है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी निर्वात में प्रकाश की चाल, उसको C कहा गया है, ऊर्जा को E कहा गया है, और मास यानी द्रव्यमान किसी वस्तु का उसको M कहा गया है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान हमें ज्ञात है और वैक्यूम में जो लाइट की वेलोसिटी होती है, प्रकाश की स्पीड होती है, वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं। यदि हमें किसी चीज़ के मास का पता हो, प्रकाश के वेग का हमें पता है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, तो उसकी हम एनर्जी निकाल सकते हैं, यानी E = mc²। अब E = mc² में से यदि कोई दो चीज़ हमें पता हो तो हम तीसरी को निकाल सकते हैं। तो ये उनका फॉर्मूला था जो एनर्जी, मास और एनर्जी के बीच में एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता था। व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल, इसको अब इस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है, इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 hours, इट सीम्स लाइक 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. तो रिलेटिविटी को उन्होंने बहुत ही ईजी से तरीके से एक एग्जाम्पल दे करके एक्सप्लेन किया। और किस तरह से एक्सप्लेन किया, क्या कि व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल, जब तुम एक अच्छी खासी लड़की के पास बैठे हो, नाइस गर्ल अच्छी बढ़िया सी लड़की के पास बैठे हो, फॉर 2 hours 2 घंटे तक बैठे रहो, इट सीम्स लाइक 2 minutes, तो ये 2 घंटे आपको ऐसा लगते हैं जैसे कि ये 2 मिनट थी, यानी आपको पता ही नहीं चलता टाइम कब स्पेंड हो जाता है। और व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 minutes, और यदि आप गर्म स्टोव पर, गर्म तवे पर 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, इट सीम्स लाइक 2 hours, तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि 2 घंटे का समय हो गया हो। क्या कहता है अल्बर्ट आइंस्टीन, कहते हैं दैट्स रिलेटिविटी, कि यही रिलेटिविटी है कि जो चीज़ आपको पसंद है उसमें आपको 2 घंटे 2 मिनट के समान लगते हैं, यानी जो आपकी अनुकूल परिस्थिति है उसमें 2 घंटे आपके लगते हैं 2 मिनट के समान, और जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं तो 2 मिनट भी 2 घंटे के समान लगती है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन का था रिलेटिविटी के बारे में जो उन्होंने किया था। और = mc², ये आइंस्टीन की एनर्जी इक्वेशन है, इसको रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये अल्बर्ट आइंस्टीन थे जो जीनियस थे, और इसीलिए चैप्टर का जो नाम रखा ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, यानी एक ऐसा मस्तिष्क जो वास्तव में सुंदर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। यदि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उसमें मैसेज डाल के छोड़ दें, कमेंट डालकर छोड़ दें, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। स्टूडेंट्स, यदि आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एज पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।